हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण एटलस 2016 के अनुसार 2011 से 2013 के बीच राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण भूमि अवनयन के अंतर्गत आता है। इसरो की जो रिपोर्ट आई है 2011 से 2013 के बीच वाली, जिसमें भारत मरुस्थलीकरण एटलस 2016 है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो है भूभाग मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 62.90% भूभाग जो है राजस्थान का मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान की जो अभी 2000 अपन बात करें 21 और 22 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत 62.06% भाग जो हैं वो राजस्थान का आता है इसरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 21-22 की अगर बात करें रिपोर्ट तो उसके अकॉर्डिंग जो है 62.06% भाग जो है मरुस्थलीकरण में आता है। लेकिन 11 से 13 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 62.90% भाग जो है मरुस्थलीकरण में आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मरुस्थलीकरण के अंतर्गत यहाँ पर हमें कमी नजर आती है। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि इसरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मरुस्थलीकरण में जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो पहले वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 62.90% और 21-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 62.06% हैं, अर्थात मरुस्थलीकरण में कमी दर्ज की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही के बारे में बात कर रहा है। दिए गए कथनों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या चयन करना है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। ठीक है। थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है, वहीं बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, उससे पर्वतमाला में कटाव रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है नंबर 2 आंसर रहने वाला है कि थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है। बिल्कुल सही बात है ये। हवा का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान अरावली जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, लेकिन अवैध जो माइनिंग हो रही है यहाँ पर बड़े पैमाने से, तो अरावली के अंतर्गत गैपिंग हो रही है, कटाव हो रहा है, वहां से मरुस्थल का प्रसार जो है बढ़ रहा है। इस हिसाब से नंबर 2 आंसर यहाँ रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन हमें सही बताना है, कौन सा कथन सही है। पहला है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है ये। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भाग का 50% है, ये गलत हो जाएगा। 50% नहीं है, लमसम 61 पॉइंट कुछ प्रतिशत भाग पर हमारा मरुस्थल फैला हुआ है, ये गलत हो चुका है यहाँ पर। नंबर 2 गलत है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है वो भारत का तीसरा बड़ा मरुस्थल है, ये भी गलत बात है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये वाला भाग, ये वाला भी जो है उपयुक्त आंसर नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल भाग के 61.11% भाग को घेरता है। लमसम 2/3 भाग जो हैं वो मरुस्थल फैला हुआ है, न कि 50% पर। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो थार का मरुस्थल और दूसरा होता है राजस्थान का बांगर क्षेत्र। इसरो की रिपोर्ट 2007 क्या कहती है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के 67% भाग पर फैला हुआ है। इसरो की रिपोर्ट 2007 वाली क्या बताती है? थार का मरुस्थल राज्य के 67% भाग पर फैला हुआ है।
फिर अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 2011 से 13 वाली रिपोर्ट बताती है कि 62.90% भाग पर। 2021 और 22 वाली रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि 62.06% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का 86% भाग भारत में है और 14% भाग पाकिस्तान में है। ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत में स्थित थार के मरुस्थल का 62% भाग अकेले राजस्थान में है और 38% भाग जो है गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में 2,09,142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसरो के अकॉर्डिंग जो है 179,250.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है कि राजस्थान का रेगिस्तान जो है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में फैला हुआ है। और अगर बात की जाए तो 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है और 62% भाग जो है वो राजस्थान में है और गुजरात, हरियाणा और पंजाब में जो है वो 38% भाग जो है इस मरुस्थल का फैला हुआ है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। आपको पता है मरु उद्यान के बारे में पढ़ा था हमने, तो मरु उद्यान जो है जैसलमेर में स्थित है। वहाँ पर ही आकलवुड फॉसिल पार्क है जहाँ पर जीवाश्म जो हैं उसके अवशेष जो हैं हमें देखने को मिले हैं। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जो है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के प्राचीन वनस्पति और काष्ठ के जीवाश्म पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर वाला राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसके अंतर्गत जो हैं प्राचीन वनस्पति और काष्ठ के अवशेष जो हैं हमें देखने को मिले हैं। वो जुरासिक काल जो हैं उससे संबंधित अवशेष हैं। ये लमसम 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष हैं ये। अगला क्वेश्चन है जुरासिक युग की चट्टानें। जो जुरासिक युग जो है 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, वहाँ की जो चट्टानें हैं राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जैसलमेर और बाड़मेर, अभी जो बालोतरा हो गया करंट में, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा वाला जो क्षेत्र है उसमें जुरासिक काल की जो चट्टानें हैं उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। जिलों के पुनर्गठन के बाद जैसलमेर है, फलोदी है, बालोतरा है, बाड़मेर जिलों के कुछ भाग जो हैं परतदार चट्टानों से ढके हुए हैं जो टर्शरीय काल से प्लिस्टोसिन जो है काल की है। टर्शरी जो काल है से लेकर प्लिस्टोसिन काल तक की है। चूने की चट्टान और शेल प्रमुख यहाँ पर मात्रा में देखने को मिलती हैं। कुछ चट्टानों में जुरासिक काल के वनस्पति के और काष्ठ के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। ये जैसलमेर में और बाड़मेर में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिला है जुरासिक युग की चट्टानों का। अगला क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है? आपको पता होगा जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जैसलमेर के अंदर एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक फैली हुई है। पोखरण में मोहनगढ़ से लेकर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो सेवण घास के लिए फेमस है। एक भूगर्भिक जलपट्टी है, कौन सी क्या है ये? जलभृत है या इसे कह सकते हैं भूगर्भिक जलपट्टी है। ये मोहनगढ़ वाला जो क्षेत्र है पोखरण से वहाँ पर फैली हुई है। ये जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, कहाँ तक? पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे जहाँ ट्रियासिक काल की चट्टानों में मीठे पानी के अथाह भंडार हमें देखने को मिले हैं। यहाँ सेवण घास पाई जाती है, लाठी क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। लाठी गेस जो क्षेत्र है वहाँ सेवण घास पाई जाती हैं, याद रखना आप लोग। एक भूगर्भिक जलपट्टी है ये। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। बरखान क्या होता है? लाठी सीरीज क्या होती है? इंसेलबर्ग क्या होते हैं? और प्याला क्या होती है? तो बरखान क्या है आपको पता है? बरखान किसे कहेंगे? बरखान जो होते हैं वो क्या है?
बालू का स्तूप हैं। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है, बिल्कुल पता है हमें। उसके बाद क्या है? लाठी सीरीज अभी जस्ट पढ़ा हमने। लाठी क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है ये। लाठी क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है ये। उसके बाद इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग जो है वो आबू पर्वत खंड में हमें देखने को मिलता है। आबू पर्वत खंड है, आबू पर्वत खंड है। और प्लाया, प्लाया जो है वो रेगिस्तान में पाए जाने वाली शुष्क पानी की जो झीलें पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्याला या प्लाया कहते हैं। ठीक है, आ चुका होगा समझ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा आप लोग इसको। अगला है राजस्थान में जो एसडीजी रिपोर्ट जो है हमारी, एसडीजी जो रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग मरुस्थलीकरण से निपटने और निम्नीकृत भूमि और मिट्टी के बहाल करने का लक्ष्य कहाँ तक निर्धारित किया है? तो एसडीजी जो है उसका लक्ष्य जो है हमारा 2030 तक जो है मरुस्थलीकरण का से निपटान करना है। उस निम्नलिखित भूमि और मिट्टी के कटाव जो है उसको बहाल करने का टारगेट हमने 2030 रखा है एसडीजी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। बाब बोल्डर्स, बाब बोल्डर्स एक भूगर्भिक संरचना है जो किस युग की है? बाब बोल्डर जो है परमो कार्बोनीफेरस का जो समय है उस समय की क्या है ये घटना है। तो कार्बोनीफेरस का जो समय है जिसे परमो कार्बोनीफेरस कहते हैं उस समय की घटना जो बाब बोल्डर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? फलोदी जिले में परमो कार्बोनीफेरस काल लमसम 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की अर्ध गोलाकार चट्टानों के संस्तर हैं जिन पर हिमानी युगीन चिन्ह अंकित हैं। ये चट्टान बाब बोल्डर कहलाते हैं। हिमानी युग के अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बाब बोल्डर के अंतर्गत, जो कहाँ पर हैं? फलोदी जिले के अंतर्गत हैं, ये स्थित हैं। तो याद रखना बाब बोल्डर कहाँ है? फलोदी में। समय कौन सा है? परमो कार्बोनीफेरस युग के हैं ये। और क्या है ये बाब बोल्डर्स? क्या है? हिम युग के चिन्ह हैं, हिम युग के अवशेष हैं ये बाब बोल्डर। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का जो है मरु त्रिकोण शामिल है, आपको पता होगा। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जो हैं वो क्या है? थार रेगिस्तान का एक मरु त्रिकोण है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को मरु त्रिकोण कहा जाता है। ये तीनों शहर आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक रेगिस्तान को घेरे हुए हैं। तो मरु त्रिकोण में क्या क्या आते हैं? एक तो जैसलमेर, याद रखिएगा आप लोग, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद है जोधपुर और जोधपुर के बाद है बीकानेर। ये क्या है? मरु त्रिकोण के अंतर्गत शामिल हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है गोल्डन ट्रायंगल में? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। बरखान जो होते हैं, बरखान के बारे में देखते हैं कि बरखान जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है जिससे निर्मित स्थलाकृति जो होती है वो बरखान बालू का स्तूप कहलाती है। ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। मरुस्थलीकरण के कारण बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये व्याख्याएं जो आपको समझाई जा रही है इसमें से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण जो है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? बरखान है। सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले कौन है स्तूप? बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। ये बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचे और 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं जो मरुस्थल के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में जैसलमेर में दिखने को मिलते हैं। भालेरी गांव चूरू में सबसे ज़्यादा, पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर में, लूणकरणसर और देशनोक बीकानेर में इस प्रकार के जो बरखान जो बालू का स्तूप हमें अर्धचंद्राकार देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा मिलते हैं? पवनानुवर्ती का मतलब है पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले। पवनानुवर्ती का मतलब क्या है?
पवनों की दिशा के समांतर, पवनों की जो दिशा है उसके समांतर बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उसे हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। इनको हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। और जब समकोण पर बनने, बालू का स्तूप समकोण पर बने तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा, उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और ये जो हैं पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, इस वजह से इनको पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम से हम जानते हैं। और अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इनका जैसलमेर के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है और बीकानेर के अंदर इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो दो, जैसलमेर और जो बीकानेर हैं वहाँ पर इस प्रकार जो हैं बालू का स्तूप हमें देखने को मिलेंगे, याद रखना आप लोग। सर्वाधिक जैसलमेर में, उसके बाद बीकानेर में। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो जैसलमेर, अगर आपसे उसके बाद पूछे जाए तो बीकानेर के अंतर्गत। तो जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत जो हैं इस पवनानुवर्ती बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सीप बालू का स्तूप जो है इसका उदाहरण है किसका, पवनानुवर्ती का। अगला आता है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहाँ आधार चट्टानें सतह पर अनावृत पाई जाती हैं। तो सतह पे अनावृत जो चट्टानें हैं वो कहाँ मिलेगी हमें, कहाँ पर, रेतीले बात कर रहा है तो बनास तो आएगा ही नहीं इसके अंतर्गत। बालू का मुक्त प्रदेश यहाँ सही आंसर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि थार के रेतीले शुष्क मैदान में बालू का मुक्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ही आधार की जो चट्टानें हैं उनकी जो सतह है वह अनावृत होती हैं। बालू का मुक्त प्रदेश रेतीले शुष्क मैदान के पूर्वी भाग में पाया जाता है। यह क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के 41.5% भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में परतदार जो चट्टानें हैं वो टर्शरी युग की अधिकता है। यहाँ पर इस प्रदेश को बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बालू का मुक्त प्रदेश कहते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर वाला। ये चट्टानें टर्शरी काल से लेकर प्लिस्टोसिन काल तक की चट्टानें हैं। विस्तार पोखरण जैसलमेर में, बालोतरा में, फलोदी तहसील फलोदी के अंतर्गत, जिले फलोदी के अंतर्गत ये इस प्रकार के बालू का मुक्त प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं उन्हें हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। और जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये कहाँ बनेंगे, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये बीकानेर के पुंगल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर दिखने को मिलेंगे, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में देखने को मिलेंगे, उसके बाद जैसलमेर के मोहनगढ़ में और हनुमानगढ़ जिले के नोहर में। तो सही कूट का आपको चयन करना है। बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में ये देखने को मिलेंगे और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में हमें ये देखने को मिलेंगे। तो दो जगह ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, गंगानगर का जो सूरतगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, बीकानेर के पुंगल में हमें देखने को मिलता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। बीकानेर का पुंगल क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे, गंगानगर के सूरतगढ़ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ में जो है रावतसर, नोहर नहीं, कौन सा, रावतसर और चूरू और झुंझुनू जिलों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। निर्माण विधि के आधार पर बरखान और परवलयाकार पैराबोलिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही होते हैं। याद रखना आप लोग, निर्माण विधि के आधार पर पैराबोलिक या बरखान जो हैं वो एक प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ, बीकानेर जिले के पुंगल में, गंगानगर के सूरतगढ़ में और रावतसर हनुमानगढ़ के अंतर्गत और चूरू झुंझुनू में हमें अधिकता से देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से हैं, अब बताइए आप लोग। बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से हैं,
वो हैं पैराबोलिक। कौन से हैं? सबसे प्रमुख है पैराबोलिक। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप हैं, जिनका विस्तार बीकानेर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। इन बालू का स्तूपों का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे प्रमुखतः पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, वो है पैराबोलिक। कौन सा है? पैराबोलिक। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप जो हैं वो मोहनगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में हमें देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि तारानुमा जो बालू का स्तूप होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जो है जैसलमेर का, और सूरतगढ़ जो क्षेत्र है गंगानगर का, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। मोहनगढ़ है और पोखरण में देखने को मिलते हैं। थार मरुस्थल में पवन की दिशा बार बार बदलती जाती है और उसके कारण तारे के आकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो हैं वो तारा रूपी बालू का स्तूप कहते हैं, जो जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं तारा रूपी बालू का स्तूप। राजस्थान में प्याला झीलों की संरचना कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो शुष्क झीलें पाई जाती हैं मरुस्थल में पानी की, उसे हम प्याला जो झीलें होती हैं उन्हें हम खंडीन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा विस्तार जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलती हैं? मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र होता है, मरुस्थल के बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें जो है प्याला झीलें देखने को मिलती हैं। ये मरुस्थल के रेतीले भाग में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें जो होती हैं उनको प्याला कहा जाता है, खंडीन भी कहते हैं। और सर्वाधिक विस्तार जो है वो जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है प्याला झीलों का। कहाँ पाई जाएगी ये? मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं प्याला झीलें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण करें। ठीक है, और आपको सही कथन का चयन करना है। थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त क्या कहलाते हैं? मरहो कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्कात स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती हैं। ये उत्कात आकृति जो होती है वो चंबल बेसिन में हमें देखने को मिलती है। ये गलत हो गया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत जो हैं अरावली पर्वतों का हिस्सा है। बिल्कुल ये सही बात है। महान सीमांत वृक्ष अरावली के पश्चिमी भाग में न होकर दक्षिण पूर्वी भाग के सहारे हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा रहने वाला है वो ए और सी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि उत्कात स्थलाकृति जो है वो चंबल बेसिन में हमें देखने को मिलती हैं। बेटलैंड टोपोग्राफी जो होती हैं वो चंबल बेसिन के अंतर्गत होती हैं। दूसरी जो महान सीमांत भ्रंश हैं वह अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग के सहारे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पश्चिमी भाग है, इस वजह से आंसर गलत हो चुका है। उत्कात आकृति जो हैं वो चंबल बेसिन में पाई जाती हैं। महान सीमांत भ्रंश अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला जब एक दूसरे से मिलती है जिस स्थान पर, वहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण होता है, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से ये जो है जो महान सीमांत भ्रंश गुजरता है अरावली के पूर्व में स्थित है। ये बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सारे ये फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में नहीं है? नहीं है। नरसिंह पहाड़ बिल्कुल है, पालखेड़ा पर्वत ये भी है, हिंगलाज का मगरा ये भी है, कलीमा पहाड़ ये आंसर यहाँ पर नहीं रहेगा। लूनी बेसिन में कलीमा की पहाड़ यहाँ पर्वत नहीं पाया जाता। लूनी बेसिन में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? एक तो छप्पन की पहाड़ी पाई जाती है बालोतरा वाले क्षेत्र के अंतर्गत, पीपलूद की पहाड़ी पाई जाती है बालोतरा में,
रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है? पीपलूंद की पहाड़ियों को आपसे पूछा जाए कि बालोतरा में स्थित जो है रेगिस्तान का माउंट आबू जो है वो किसे कहते हैं? पीपलूंद की पहाड़ियों को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत जो है वो भी लूनी बेसिन में है, बालोतरा के पूर्व बाड़मेर में था ये। राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है, और जैन धर्म का धार्मिक तीर्थ स्थल है नाकोड़ा पर्वत। कालाबूरा डूंगर और नरसिंहपुर पहाड़ जो हैं वो सोजत के अंदर स्थित हैं। हिंगलाज का मगरा ये सिवाना में स्थित है। हिंगलाज का जो मगरा है वो सिवाना में है। और कालाबूरा डूंगर और नरसिंहपुर पहाड़ जो हैं वो सोजत में है। सेंदड़ा ब्यावर में, ब्यावर के सेंदड़ा में सर्पाकार सहित विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। सिवाना की पहाड़ियाँ जालोर में, और ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानें हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये जितनी भी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिली है, छप्पन की पहाड़ियाँ, पीपलूद की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, कालाबूरा डूंगर, हिंगलाज है, सेंदड़ा है, सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, ये सब जो हैं हमें लूनी बेसिन के अंतर्गत दिखाई देती हैं। कलिमा पहाड़ियाँ यहाँ पर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन को सेलेक्ट कीजिए। सही वाला। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उपप्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। नागौरी उच्च बेसिन में लवणीय झीलें वो आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, ये गलत है यहाँ पर। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उपप्रदेश है, बिल्कुल सही है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर में फैला हुआ है। नागौरी उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह, ये भी सही है। लेकिन अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है। आंसर रहने वाला है ए, बी और सी। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? आपको पता होगा, लूनी व जवाई जो बेसिन होता है, लूनी नदी का जो बेसिन है उसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और माही बेसिन जो होता है उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, छप्पन का बेसिन कहा जाता है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं, जिसका विस्तार है पाली में जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिण भाग में स्थित है। लूनी नदी जो है अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। लूनी बेसिन जो है वो उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से हम उसके प्रवाह क्षेत्र को जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश जो है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे हम गिरवा कहते हैं। हाड़ौती का जो पठार है उसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है, ठीक है। और शेखावाटी जो है, शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसे हम अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो शेखावाटी प्रदेश में होता है। और घग्गर का जो मैदान है उसे हम नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र गिरवा है, जो उदयपुर को तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ घेरी हुई उसे गिरवा कहते हैं। हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। शेखावाटी में अंतःप्रवाह क्षेत्र हैं। घग्गर में को क्षेत्र को नाली कहते हैं। मालानी पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? मालानी जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? मालानी जो हैं वो जालोर और बालोतरा में स्थित हैं। जालोर और बाड़मेर के अंदर स्थित हैं, याद रखना आप लोग। और अभी अगर बात की जाए नए गठन के बाद, जालोर और आंसर हो जाएगा बालोतरा, ठीक है। तो मालानी जो है पहाड़ियाँ वो जालोर और बाड़मेर में स्थित हैं। मालानी पर्वत श्रृंखला लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है, जो वर्तमान में बालोतरा और जालोर में विस्तृत हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। शुष्क रेतीला मैदान जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। घग्गर का जो मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता है, नाली कहते हैं। घग्गर के मैदान को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। लूनी बेसिन शुष्क रेतीला मैदान जो है वो क्या है? बाप, ठीक है। शेखावाटी जो क्षेत्र है वो डेगाना है,
और लूनी बेसिन जो है वो पचपदरा, बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र होता है। तो शुष्क रेतीला मैदान जिसे बाप क्षेत्र हैं, लूनी बेसिन, पचपदरा, शेखावाटी प्रदेश डेगाना नागौर वाला, घग्गर का मैदान नाली कहलाता है। शेखावाटी में चूने के बने हुए अध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जो शेखावाटी क्षेत्र में चूने के जो बने हुए कच्चे कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। और पक्के जो कुएं होते हैं उसको क्या कहते हैं? पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। ये जल संरक्षण की एक प्रणालियां होती हैं। शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें हम जोहड़ कहते हैं, और पक्के जो कुएं होते हैं उनको हम नाड़ा कहते हैं। जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। नाड़ा जल संरक्षण हेतु निर्मित पक्के कुएं होते हैं, उसको हम नाड़ा कहते हैं। राजस्थान की बांका पट्टी जो है वो किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की से, सूखा और अकाल से, फ्लोराइड से और वायु प्रदूषण से। तो नागौर और अजमेर के अंतर्गत जो क्षेत्र है हमारा, नागौर और अजमेर के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं जिसे कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर फ्लोराइड की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नागौर और अजमेर जिलों में भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़पन या बांकापन जो है वो देखने को मिलता है। इस वजह से इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। और फ्लोराइड की समस्या होने के कारण उनके दांत वगैरह हैं, हड्डियां वगैरह हैं, वो खराब हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। लूनी बेसिन गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में, ये भी सही बात है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये गलत हो गया साहब। तो 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हमारा रहने वाला है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में विस्तृत है। घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है, तो चूरू में नहीं है ये। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए आप लोग। तो हाड़ौती का जो पठार है उसे हम ऊपरी माल के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल पता है। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश में लसाड़िया का जो पठार है वो मेवाड़ के पठारी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में आता है। मध्यवर्ती अरावली जो क्षेत्र हैं उसमें मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ आती हैं वो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आती हैं। और नागौर उच्च बेसिन जो हैं उसमें कुचामन और नावा जो झील हैं वो क्षेत्र किस में आता है? नागौरी उच्च बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाड़ौती पठार में ऊपरी माल, मेवाड़ की पहाड़ियों में लसाड़िया का पठार, मध्यवर्ती अरावली में मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, नागौरी उच्च बेसिन में कुचामन, नावा, ये क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अरावली पर्वत को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, गलत हो गया साहब। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है साहब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए, बी और डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारा रहने वाला है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वत का दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा है, चौड़ा है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग नीचा और सकड़ा है। अतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की औसत ऊंचाई और चौड़ाई में लगातार कमी नजर आती है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? ये बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में है? आपको पता होगा राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है वो अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमें अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीन हिल जो है दिल्ली तक है। कुल लंबाई जो है इसकी 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में
550 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। राजस्थान में इसका विस्तार जो है 80% भाग है इसका। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्म से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक हमें अरावली विस्तार देखने को मिलता है। और अरब सागर जो है हमारा, अरब सागर जो है उसके मिनिकाय द्वीप जो है लक्षद्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, किसकी, अरावली की। मेरवाड़ की पहाड़ी, मेरवाड़ की पहाड़ी भौतिक उप इकाई किसका उपविभाजन है? ये जो अलवर पहाड़ियों का, मध्य अरावली श्रेणी का, मेवाड़ की चट्टानी जो क्षेत्र है उसका, मेरवाड़ की जो पहाड़ियां हैं उसका ये विस्तार हमें देखने को मिलता है मेरवाड़ की पहाड़ियां का। ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से, मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ का उच्च पठार को अलग करने वाला पर्वत मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाता है और अजमेर शहर के समांतर क्रम में स्थित है। और ये मध्य अरावली, ये मध्य अरावली के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य अरावली के अंतर्गत स्थित है। ये मेवाड़ के पठारी भाग को मारवाड़ के मैदान से अलग करता है। ये मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत स्थित है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अरावली के पूर्वी ढाल, अरावली के पूर्वी ढाल पश्चिमी ढालों की अपेक्षा, अरावली के जो पूर्वी ढाल हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है ये, इसका जो पूर्वी ढाल है वहाँ पर वनस्पति सघन तथा ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। सही बात है ये। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्च हैं। तो दोनों ही हैं, बिल्कुल सही बात है कि अरावली का जो पूर्वी ढाल है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इस वजह से यहाँ पर हरियाली हमें देखने को मिलती है। तो ए और आर दोनों सम्मिलित हैं, आर ए की व्याख्या करते हैं। अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान होती हैं, क्योंकि अरावली के पूर्वी ढाल जो होते हैं वो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं परीक्षा में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि अरावली जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। जो नदियाँ अरावली के पश्चिम से निकल रही हैं वो अरब सागर को, और जो पूर्व से या दक्षिण पूर्व से निकल रही हैं वो बंगाल की खाड़ी को जाती हैं नदियाँ। इस वजह से जल विभाजक का कार्य तो कर रही हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। मतलब कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजक हैं। अरावली के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित नदियाँ अरब सागर में जाती हैं और अरावली के पूर्व दक्षिण पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती हैं। मेसा का पठार जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि मेसा का पठार चित्तौड़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो भी मेसा के पठार पर स्थित है और ऊंचाई जो है इसकी 620 मीटर रहने वाली है मेसा के पठार की। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि जो होती है उसे क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा उदयपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोराट के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। बोराट का जो पठार है वह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पठार हैं। बोराट का पठार कहलाता है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, 1225 मीटर ऊंचा है। अरावली के दक्षिण अरावली में स्थित है। बोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा उदयपुर के अंदर स्थित है। बोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार कौन सा पठार कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा उदयपुर। जिंदोली जो सुरंग है वो कहाँ हमें देखने को मिली है? वो कहाँ पर हैं? वो अलवर के अंतर्गत हैं जिंदोली सुरंग। अलवर के बहरोड पर जिंदोली घाटी में बनाई गई है ये जिंदोली सुरंग। छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं? याद रखना आप लोग कि छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बालोतरा और बाड़मेर में हमें देखने को मिलती हैं। और छप्पन का जो मैदान है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो हैं, बाप का मैदान जो है वो
56 का मैदान कहलाता है माही नदी का जो बेसिन होता है जिसमें 56 गांव बसे हुए हैं। 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में हैं और 56 का जो मैदान है वह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच में फैला हुआ है। बाप का मैदान कहते हैं उसको, बाप, बा प, बा मतलब बांसवाड़ा, प मतलब प्रताप, प्रतापगढ़, बाप का मैदान मतलब बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में फैला हुआ है माही नदी का क्षेत्र। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में हमें देखने को मिलता है? रोजा भाकर जो है वो जालोर के अंतर्गत हैं। जालोर में स्थित पर्वत पहाड़ी हैं जसवंतपुरा की पहाड़ी, सोनगरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल पर्वत और कंकांचल पहाड़ियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? वो जालोर के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में को एक को सूची 2 से आप सुमिलित कर लीजिएगा। 56 की पहाड़ियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अभी पढ़ा हमने, कहाँ पर हैं? सिवाना बाड़मेर में है, गिरवा उदयपुर में। उदयपुर का वो क्षेत्र जो अरावली की तस्त्रीनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनसे घिरा हुआ है उसे गिरवा कहते हैं। 56 का मैदान बाप का मैदान है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उसके बाद है बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र हैं वो पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है। इनको सबको सम्मिलित किया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। हाथीगुड़ा की जो नाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस दर्रे को जोड़ती है? हाथीगुड़ा की नाल जो है वो राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। और ये पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करती हैं। पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य कौन करती है? हाथीगुड़ा की नाल, इंपॉर्टेंट है। पाली को राजसमंद से जोड़ने वाली जो है वो हाथीगुड़ा की नाल है, याद रखिएगा आप लोग। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर है? राजसमंद में है और ये पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है सूरा घाट और शिवपुर घाट, ये कहाँ पर हैं? ये सब जो हैं मध्य अरावली के अंदर स्थित हैं। सूरा घाट और शिवपुर घाट ये सब दर्रे जो हैं वो मध्य अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि दर्रों से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर लिखी हुई है। कछवाली दर्रा कहाँ पर है? ये ब्यावर को पाली से जोड़ने का कार्य करता है। इसे तसल्ली से आप लोग जो इसकी व्याख्या को याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाएगा किसी दर्रे से संबंधित। कछवाली दर्रा जो है ब्यावर को पाली से जोड़ता है। पीपली दर्रा भी जो है ब्यावर और पाली को जोड़ता है। और राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो पीपली दर्रा है, ये पाली और ब्यावर को जोड़ता है। उदाबारी दर्रा ये भी ब्यावर पाली को जोड़ता है। सरूपा घाट ये भी ब्यावर पाली को जोड़ता है। बर दर्रा ये ब्यावर को राजसमंद से जोड़ता है। बर दर्रा जो है नेशनल हाईवे नंबर 14, अगर नए की बात करूँ तो नेशनल हाईवे नंबर 25 और ब्यावर को बर मतलब राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है बर दर्रा। पखेरिया दर्रा ब्यावर में है। सिसुरा या शिवपुरा घाट ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। सूरा घाट दर्रा ब्यावर में है, ये ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। सूरा घाट जो है वो ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। दिवेर की नाल जो है राजसमंद में है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। गोरम घाट याद रखिएगा आप लोग, गोरम घाट का दर्रा राजसमंद में है। गोरम घाट जो है मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ राजसमंद से जोड़ता है। ये याद रखना आप लोग, गोरम घाट ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गोरम घाट किसको जोड़ता है? मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन जो है वो पाली को से देवगढ़ राजसमंद को जोड़ने का कार्य करता है, याद रखिएगा आप लोग। गोरम घाट जो है मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ जो है वो राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? गोरम घाट। खामली घाट ये भी राजसमंद में है, ये पाली को देवगढ़ से जोड़ता है। खामली घाट जो है वो खामली घाट भी याद रखना आप लोग। ये जोजावर पाली को देवगढ़ जो है
वो राजसमंद दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, जोजावर पाली और देवगढ़ को। खामली घाट, ये दर्रे आपको याद रखने हैं। सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ है? मध्य अरावली में। गोरम घाट अभी जस्ट हमने पढ़ा, हाथीगुड़ा की नाल पाली जो है उसको राजसमंद से जोड़ती हैं। खामली घाट जो है वो याद रखना, जोजावर पाली को देवगढ़ से जोड़ती हैं। गोरम घाट मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ से राजसमंद से जोड़ती हैं। अब आता है सारणी 1 को सारणी 2 में दिए गए भौतिक जिलों का सही मिलान कीजिए। भाकर मिला हुआ है, ये भाकर कहाँ है? सिरोही में। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें भाकर कहेंगे सिरोही में। गिरवा उदयपुर में कहते हैं। वांगड़ बांसवाड़ा में है और बांगर जो है वो नागौर में है। भानगढ़, सीरावास, बिलाली और बरवाड़ा, ये जो चोटियां हैं आपको पढ़ाई थे मैंने। अरावली के 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियां का विस्तार है ये उत्तरी अरावली में। भानगढ़ अलवर वाला जो क्षेत्र है, सिरावासा, बिलाली, बरवाड़ा जयपुर में। बिलाली जो है वो कोटपुतली बहरोड में हमें देखने को मिलती हैं। बिलाली कोटपुतली बहरोड में है। बरवाड़ा जयपुर में स्थित हैं। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत शिखरों का चयन कीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा, रोजा भाकर। अब ऋषिकेश देखेंगे हम तो ऋषिकेश की जो ऊंचाई है 1017 है और रघुनाथगढ़ जो देख रहे हैं वो 1055 मीटर कौन है? रघुनाथगढ़। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऋषिकेश जो है वो 1017 मीटर ऋषिकेश हैं। और कमलनाथ जो है वो 1001 मीटर हैं। तो ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ ये जो हैं वो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हैं। ऋषिकेश के बारे में बताया हमने कि 1017 मीटर हैं और कमलनाथ के बारे में बताया 1001। ठीक है। तो ये पूछ रहा है 1000 मीटर से ऊंची। ठीक है। गुरु शिखर आपको पता है, गुरु शिखर 1722 मीटर हैं। उसके बाद शेर याद रखना 1597 है। उसके बाद दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा 1442 है। उसके बाद जरगा है 1431 है। और अचलगढ़ जो है वो 1380 मीटर हैं। ये आपको याद रखना है, मोटी मोटी जो मेन है उनको आपको याद रखना। और हमारी जो दिग्गज एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर इसके भौतिक स्वरूप को पढ़ाया गया है एक बेहतरीन तरीके से, जहाँ पर इनका एक ट्रिक हमने वहाँ पर बताया है बच्चों को, जिससे अरावली की सभी चोटियाँ उनको याद हैं। तो आप आइए और दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन से हमारा जो कोर्स है ज्योग्राफी वाला उसे आप एनरोल कीजिए। एलडीसी का भी बैच कंटिन्यू है, उसमें आप जो हैं कम फीस में एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी होली की जो सेल है वह कंटिन्यू है, तो आप आइए और दिग्गज एकेडमी पर इस बेहतरीन कंटेंट को पाइए। अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम क्या है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 मीटर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ऋषिकेश के बारे में हमने बात की, 1017 मीटर ऋषिकेश जो है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से हम इसको आंसर क्लिक कर सकते हैं, 1055 मीटर और 1017। सूची 1 को सूची 2 से मिला कर दीजिए। खो, अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही के अंतर्गत है। ठीक है। कमलनाथ उदयपुर में है। बबाई झुंझुनू में। और खो कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। इस प्रकार की क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि खो कहाँ पर है? जयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में। और कमलनाथ जो है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए कमलनाथ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? उदयपुर में है। और बबाई कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शेर कहाँ पर है? सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कितनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बिल्कुल सुमिलित हैं। जालोर, ये झालोर पर्वत हैं। जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़। उत्तरी
उत्तरी अरावली जो है उसकी बात करें तो उत्तरी अरावली जो है, मध्य अरावली की, उत्तरी अरावली की बात की जाए तो रघुनाथगढ़ हैं। मध्य अरावली की अगर बात की जाए तो टौड़गढ़ हैं। दक्षिणी अरावली की बात की जाए तो दिलवाड़ा हैं। और हाड़ौती में बात की जाए तो सतूर हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तरी अरावली की अगर चोटी की बात की जाए तो रघुनाथगढ़ हैं। मध्य अरावली में टौड़गढ़ हैं। दक्षिण अरावली की दिलवाड़ा है। और हाड़ौती प्रदेश में सतूर हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदान के बारे में बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये फैला हुआ है, तो ये लमसम 23.3% क्षेत्रफल फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, राज्य की 39% जनसंख्या की जो है यहाँ पर निवास करती हैं। 23% क्षेत्रफल तो हैं, लेकिन 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हैं। तो आंसर क्या रहेगा? 23%। ये राजस्थान के अरावली के उत्तर पूर्व भाग में स्थित हैं। जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार है 50 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा इसे अरावली से पृथक करती हैं। ये राज्य के 23.3% भाग पर फैला हुआ है, जहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। इस मैदान में चंबल है, माही है, बनास है, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। कापीय मैदान होता है जो नदियों के द्वारा बहाकर लागी मृदा से बना है। पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक, डिग, कोटपुतली, बरोड़, चित्तौड़ ये इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित बेसिनों में से कौन सा उत्खात भूमि वेटलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है चंबल बेसिन के अंतर्गत अवनलिका अपर्दन होता है। अवनलिका अपर्दन के द्वारा वेटलैंड टोपोग्राफी बनती हैं। और सबसे ज़्यादा उत्खात आकृतियां हैं जो हैं करौली है, धौलपुर वगैरह में, सवाई माधोपुर में देखने को मिलती हैं। और करौली को हम डाक की रानी के नाम से जानते हैं। चंबल बेसिन के बारे में देखें तो ये चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बाढ़ से निर्मित नवीन काप्य मैदान हैं। प्रमुख स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान, गोर्ज, बीहड़, नदी का कागार वेटलैंड टोपोग्राफी बनाती हैं। वेटलैंड टोपोग्राफी वो उबड़ खाबड़ भूमि है जिसका निर्माण चंबल में कौन सा अपर्दन होता है? अवनाली का अपर्दन के कारण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसको डोंग डाक कहते हैं। डाक भूमि करौली में है और करौली को डाक की रानी कहा जाता है। राज्य में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में वेटलैंड टोपोग्राफी हमें दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग। छप्पन का मैदान, हमें पता है कि माही नदी का जो बेसिन होता है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और इसको बाप का मैदान भी कहा जाता है। बाप मतलब बांसवाड़ा के अंतर्गत फैला हुआ है ये, और प मतलब प्रतापगढ़ के अंतर्गत फैला हुआ है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। छप्पन का मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँव जो बसे हुए हैं उसके समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है। राज्य के दक्षिण भाग में स्थित हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में स्थित हैं। माही नदी का प्रवास क्षेत्र होने के कारण इसको माही बेसिन कहा जाता है। असमतल हैं, सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ मिलती हैं। और कटाफटा क्षेत्र हैं, इस वजह से इस भाग को वांगड़ भी कहा जाता है। ठीक है। बनास बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? बनास बेसिन का जो विस्तार है वो टोंक, सवाई माधोपुर के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। बनास बेसिन बनास की सहायक नदियों द्वारा निर्मित काप्य मैदान जो होता है उसे बनास बेसिन कहते हैं। बनास बेसिन को दो भागों में बांटते हैं। एक तो मालपुरा करौली का मैदान होता है और दूसरा होता है मेवाड़ का मैदान। ठीक है। ये बनास बेसिन का उत्तरी भाग होता है और ये दक्षिणी भाग होता है जिसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं। तो मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग होता है जो टोंक, सवाई माधोपुर और करौली के अंतर्गत विस्तृत हैं। यहाँ नीस चट्टानें देखने को मिलती हैं। बलुआ पत्थर और खनिज हमें देखने को मिलता है। हेरोन महोदय के द्वारा इसे तृतीय पेनी प्लेन नाम दिया है। ठीक है। तृतीय पेनी प्लेन किसे कहते हैं? इसे टोंक, सवाई माधोपुर का जो बनास बेसिन का मालपुरा करौली का जो बेसिन है उसे हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनी प्लेन कहा। दूसरा होता है मेवाड़ का मैदान। बनास बेसिन का दक्षिण भाग है। मेवाड़ का मैदान है भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंतर्गत फैला हुआ है ये।
घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? वो शाहाबाद उच्च भूमि जो है बारां के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र बारां जिले में है। प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है ये। समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे बारां के पास घोड़े की नाल की आकृति होर्स आकार की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य का जो पिंड, जो उल्का पिंड जो गिरा है, उससे झील का निर्माण हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है। एक प्रकार की क्रेटर झील है ये। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग है हमारा, वो क्या है? अधः जो प्रवाह क्षेत्र है अस्पष्ट। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार मध्य प्रदेश में जो मालवा का जो पठार है उसका विस्तार है उत्तर पश्चिम। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा है, बूंदी है, बारां, झालावाड़, रावत भाटा, चित्तौड़, बिजोली आदि क्षेत्र आते हैं और इस विस्तार देखने को मिलता है। लमसम 6.89% भाग पर यह फैला हुआ है और राज्य की 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। न्यूनतम क्षेत्रफल और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रदेश में अस्पष्ट अधः प्रवाह क्षेत्र है ये वाला कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? एक तो विंध्यन पठार है और दक्कन का पठार है। याद है आप लोगों को? इसे विंध्यन का पठार और दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। विंध्यन का जो पठार है करौली है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत भीलवाड़ा में फैला हुआ है और यहाँ पर जो बलुआ पत्थर वगैरह हमें देखने को मिलता है। विंध्यन का गार जो है वो चंबल और बनास नदियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से बहती हैं। और दक्कन का जो लावा पठार है जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, लावा निर्मित होता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में स्थित हैं और ये लावा निर्मित होने के कारण इसकी मिट्टी जो है दक्कन के पठार की वो काली रंग की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। महान सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? आपको पता है कि जहाँ पर विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत मिलते हैं वहाँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। जो कोटा है, चित्तौड़ है, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ये भीलवाड़ा के में हमें नजर नहीं आता है। तो ये आंसर तीनों रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए अब यहाँ से जलवायु वाला हमारी जो फिजिकल डिवीजन जो है वो यहाँ पर अब समाप्त हो चुके हैं। अब हम जो है अगली जो क्लास हमारी जो MCQ की आने वाली है उसमें हम अगला जो टॉपिक रहने वाला है, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अभी फिजिकल एक सामान्य परिचय और फिजिकल डिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किए हैं। अगली जो क्लास आने वाली है उसमें हम जो है वो जलवायु है, हमारी वनस्पति है, अभ्यारण्य है, उनसे संबंधित बात करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए और जल्दी से जल्दी आप दिग्गज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर बेहतरीन कंटेंट से जुड़िए और विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पर आपको कई प्रकार के जो बैच चल रहे हैं, जैसे LDC का बैच है, RS प्री है, RS मेंस का बैच चल रहा है, PSI है, व्याख्याता का फर्स्ट पेपर है और सेकंड ग्रेड का संस्कृत का पेपर है और फर्स्ट पेपर और रीड के लिए नेक्स्ट मंथ जो है नया बैच अनाउंस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।